आप अपना सेशन शुरू करें। आप सादर आमंत्रित थे। सर, आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। कल हमारे पास बहुत कम टाइम था, तो थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा था। सॉरी फॉर दैट। कुछ उसमें किसी को कुछ डाउट हो तो अभी हम बात कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो और कुछ फर्दर क्वेश्चंस हो तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। और कुछ छोटा सा जो बचा हुआ था। यस मामी जी, कल्पना कोटले जी, जी से आपको। हाँ हाँ भैया जी की जैसे चंदन की खेती अगर कोई करना चाहता है तो जमीन कब तैयार करे और 1 एकड़ में करना है तो कितने प्लांट लगते हैं, कैसे क्यारियां बनाते हैं, ये बताइएगा। जी श्योर। देखिए, लगभग क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या बेसिक क्या नीड है चंदन के प्लांटेशन के लिए। हमको हमारे पास सबसे सबसे पहले तो फर्स्ट बेसिक है, हमारे पास पानी की सुविधा होनी चाहिए। या तो बोरवेल हो या तालाब हो, कहीं से भी हमको हमारे पास पानी की सुविधा हो और उसमें ड्रिप इरिगेशन लगाएं तो अच्छा है। वन टाइम कॉस्ट आती है। बहुत छोटा एरिया है तो आदमी मैनेज कर सकता है, बट 1 एकड़ के आसपास है तो हमको ड्रिप इरिगेशन से जाना चाहिए। और दूसरा बाउंड्री, दो चीज़ हमको मस्ट लगाना है। और फ्यूचर की सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बाउंड्री, तार का घेरा तो कोई भी आगे कूद जाएगा, थोड़ा सा लात मारेगा, गिर जाएगा। तो बहुत सारी टेंडेंसी रहती है, सब टाइप के लोग रहते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए हमको जो बायो फेंसिंग बोलते हैं, तो हमने क्या किया हुआ है अपने प्लांट में, 2-2 फीट पे, 2.5-2.5 फीट पे, 2 से 2.5 फीट पे हमने बम्बूस भी प्लांट कर दिए, जहाँ पर हमने तार घेरा लगाया है। तार घेरा से जस्ट लगभग 2 फीट छोड़ के, ताकि जो बांस की जो चौड़ाई बनेगी, घेरा बनेगा, वो लगभग 2x2, 3x3 डिपेंड्स करेगा कितने साल तक वो रहता है। यदि हम 15 साल का टारगेट करते हैं तो बहुत बड़ा घेरा बनेगा और एक दूसरे में घुस जाएगा। यदि 2x2 पे 2x2.5 का यदि डिस्टेंस रखते हैं तो हमने उस पर्सपेक्टिव से हमने पूरे बाउंड्री के किनारे किनारे बांस लगा दिए। और बांस की वैरायटी से भी फायदा होगा। बांस की वैरायटीज को हम लोग सेल कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा राइट साइड के और लेफ्ट साइड के जो बांस रहेंगे, इनर और आउटर साइड के। एक साइड तो बाउंड्री रहेगी, उसको काटना डिफिकल्ट रहेगा, बट जो इनसाइड फेसिंग रहेगा, जो खेत के अंदर साइड के बांस रहेगा, उसको डेफिनेटली हम लोग कटिंग करके उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो एक बायो फेंसिंग के लिए बम्बू मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिसका, जैसे कोरंदा वगैरह हैं, उसमें कांटे होते हैं। हाइट मीडियम साइज की होगी, आई थिंक 8 से 10 फीट तक हो सकती है मैक्सिमम। और थोड़ा सा मैनेज करें तो उसको लेवल भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। बट बम्बूज ऐसा है कि उसको ना तो कोई तोड़ पाएगा ना काट पाएगा। घुसने के लिए उसको एक मेन एंट्री गेट से ही घुसना होगा। तो हमारे साथ अर्निंग के साथ में सेफ्टी भी बहुत फ़ायदा करेगी। तो हमने क्या किया है, मेन बाउंड्री में तार घेरा लगा हुआ है, लोहे के कॉलम लगे हुए, मीन्स जो एंगल होते हैं, एंगल 40-45 बोलते हैं, वो एंगल लगे हुए है। उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और वो एंगल लगने से फ़ायदा ये है कि सड़ते गिरते नहीं है, मतलब वो बहुत सालों चल जाएंगे। और जो सीमेंट वाला जो हम लोग खंबे यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमने फेस किया है, जो जो बदमाश लोग बोल सकते हैं, असामाजिक तत्व जो रहते हैं समाज में, हर समाज में रहते हैं। तो आएंगे, बदमाशी करेंगे, कोई लात मार के गिरा देगा या फिर कोई जानवर जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो सीमेंट के खंबे टूटते हैं, हमने देखा है। और उसको रिप्लेस करने के लिए लेबर कॉस्ट बढ़ती है। यदि वन टाइम यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो प्रिफर करेंगे कि लोहे के जो खंबे होते हैं वो यूज़ करें और तार घेरा लगा लें, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं ज़मीन पे। तो ये सब करने से पहले आपको बोर बोर के साथ में लैंड प्रिपरेशन में आप जुताई करके और लैंड प्रिपरेशन के लिए यही सही टाइम था, बट रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है। गर्मी के सीज़न में आप लैंड को तैयार कर सकते हैं, लेबलिंग करना उसको, जैसे फिर से जहाँ पर स्लोप हमको बनाना चाहिए, स्लोपरी रहना चाहिए, पानी बिल्कुल ना रुके। क्योंकि हमने देखा है, एक्सपीरियंस है, जो पानी ही सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर सैंडलवुड। तो पानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सैंडलवुड के लिए। बारिश का पानी, नॉर्मल पानी नहीं। पानी डालेंगे, वाटरिंग करेंगे तो कोई बड़ा नॉर्मल है, बट जो बारिश में पानी हो जाता है, 4-5 दिन रुकता है, झड़ लग जाती है,
पेड़ के आजू बाजू रहता है तो उससे जड़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसके साथ में हम लोग मेड़ बना सकते हैं जो ज़मीन में बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जो छोटी सी एक हम लोग मेड़ बनाते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, ट्रैक्टर का यूज़ करके पहले तो पूरा लेबल कर दे, ज़मीन अच्छे से सूखने दें, उसके बाद में मेड़ लगा लें। और यदि गोबर खाद डालना है तो डायरेक्ट ज़मीन में डाल सकते हैं, मेड़ बनाने से पहले और बाद में भी कर सकते हैं। एट द एंड वो ज़मीन में ही रहेगा। तो मेड़ बनाएंगे प्लांट लगाने के लिए, और मेड़ का साइज़ बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि इसकी जड़ें साइड में निकलती हैं। तो 1 से 1.5 फीट तक की ठीक है हाइट इसकी, उससे ज़्यादा ना करें। अदरवाइज़ सैंडलवुड की जड़ें ज़मीन में ना जाके मेड़ के साइड में निकलेगी, वो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। और मेड़ बनाने के बाद में आप डिस्टेंस देखिएगा। जैसे मेड़ बनाते हैं हमारे पास, तो हमने जो रखा है डिस्टेंस 11 बाई 11, जो रो से रो है, जो मेड़ से डिस्टेंस है 11 फीट का है। और बीच में और एक मेड़ बनाया है, या प्लेन जगह भी रख सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या किया हुआ है, 5.5 फीट पे वो रहेगा। 5.5 फीट पे हमने क्या किया है, तुअल के पेड़ लगाए हैं। और तुअल बहुत अच्छी आई हुई है। तुअल से भी एक बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है 3-4 ईयर तक के, जब तक के सैंडलवुड बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो जाए और डेंस ना हो जाए, पूरा एरिया को कवर ना कर ले, तब हम बीच में इंटरमीडिएट क्रॉप्स ले सकते हैं। तो जो मेड़ का डिस्टेंस है हमने 11 फीट रखा है। आप 12 फीट भी और 10 फीट भी रख सकते हैं। और प्लांट से डिस्टेंस जो है, एक ही रो में जो प्लांट है, एक के बाद एक जो सैंडलवुड का प्लांट लगा है, वो 12 फीट पे है। 12 फीट पे प्लांट लगाने के बाद में जो बीच 12 से आप 15 फीट तक भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि थोड़ा-सा पास हो रहा है तो 14-15 फीट ठीक है। इसमें कोई ऐसा प्रूवन नहीं बोल सकते, बट हाँ, जो सजेस्टेड है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग 15 फीट और 12 फीट के बीच में रख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 12 बाई 12 पे हम लोग अपना एक-एक प्लांट लगा सकते हैं। जब 12 बाई 12 पे एक-एक प्लांट लगाएँगे, तो आपको जब प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस सैंडलवुड का हो गया 12 फीट, राइट? अब बीच में जो 6 फीट पे सेंटर में एक मदर होस्ट प्लांट लगाना है, जो जो परमानेंट रहेगा। परमानेंट होस्ट प्लांट मतलब जो चंदन की जितनी लाइफ है, उतनी लाइफ तक सर्वाइव करना चाहिए, ऐसा प्लांट। और जिसमें नाइट्रोजन, उसके जड़ों में नाइट्रोजन वाली वैल्यू होनी चाहिए। जो मैंने कल लिस्ट शेयर किया था, मैं आज भी दोबारा शेयर कर सकता हूँ, ग्रुप में भी डाल सकता हूँ। महोगनी है जो बेस्ट है, मतलब सैंडलवुड के लिए महोगनी इज़ द बेस्ट। और मालाबार नीम भी अच्छा है, उसका जो रिजल्ट्स है, मालाबार नीम, महोगनी, ये जो प्लांट्स हैं प्रीफर्ड है। और यदि आप फ्रूटिंग के साथ में जाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप मैंगो भी लगा सकते हैं, गुआवा लगा सकते हैं। गुआवा, मैंगो, मालाबार नीम और महोगनी, ये नहीं, सॉरी, महोगनी नहीं लगाइएगा। मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया था साइंटिस्ट से वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था महोगनी क्या होता है, उसकी ग्रोथ बहुत होती है और वो डोमिनेट करता है। ऑल्दो उसके वो सर्वाइव कर जाएगा, बट रिजल्ट्स उसका बहुत अच्छा नहीं है। तो महोगनी आप स्किप कर सकते हैं पेड़ लगाने के लिए। तो हाँ, मिडिल में हमको से 6 फीट पे चंदन, से 6 फीट पे हमको मदर होस्ट प्लांट लगाना है, और उस साइड भी चंदन रहेगा। तो ये सीक्वेंस पूरा फॉलो करना है थ्रू आउट द लाइन। तो मिडिल में सैंडलवुड हो गया, उसके अब चंदन और जो हमारा होस्ट प्लांट है, उसके बीच में हमारा 6 फीट का डिस्टेंस है। 6 फीट में पौधे लगे तो सैंडलवुड दूसरे की जड़ों से अपना पोषक तत्व लेता है। तो इसमें हमको क्या करना है, 6 फीट पर तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा इतने जल्दी, तो उसको आगे 3 टू 4 ईयर लग जाएँगे 6 फीट कनेक्ट होने के लिए, 4 ईयर लग जाएँगे दूसरे प्लांट की, मदर होस्ट प्लांट से कनेक्ट होने के लिए। तो हमको उसके बीच में और भी एक सिजबिनिया करके आता है प्लांट, या फिर पपीता हो गया, सीताफल हो गया, ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिसकी एज 3 से 5 साल तक के हो। और आप रखना है तो रख सकते हैं, बाद में वो कट भी जाए, मर भी जाए, तो ये चलता है। तो पपीता भी अच्छा प्लांट है। अब देखिए अगेन 3 फीट के डिस्टेंस पे यदि लगाते हैं हम लोग, ये इंटरमीडिएट होस्ट प्लांट बोलते हैं इसको। इंटरमीडिएट होस्ट प्लांट यदि 3 फीट पे लगाते हैं तो फिर भी जड़ें जुड़ेगी नहीं जल्दी से, 2 साल और लग जाएगा 3 फीट जड़ों को कवर करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमको तुअल लगाना है। तुअल एक बहुत अच्छा तुअल है, हल्दी है। सैंडलवुड से लगभग 2 फीट के, सॉरी, डेढ़ फीट, 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस पे यदि आपके पास सीड क्वालिटी बहुत अच्छी तुअल की, तो आप लगभग डेढ़ फीट लगा सकते हैं आराम से। 1.5 से 2 फीट भी किया तो चलेगा, बट 1.5 फीट इज सजेस्ट
गुड फॉर द एज पर रिकमेंडेशन। तो 1.5 फीट पर पे सैंडलवुड लगा सकते हैं, तुअल लगा सकते हैं, और सैंडलवुड से 1.5 फीट तुअल, फिर अगेन 1.5 फीट पे हमारा इंटरमीडिएट होस्ट प्लांट सीताफल हो गया, या फिर कोई भी प्लांट जो सिजबिनिया, ये बहुत सारी वेराइटीज़ है जो लगा सकते हैं। और उसके बाद से अगेन 6 फीट पे सैंडलवुड से 6 फीट पे हमारा मदर होस्ट प्लांट रहेगा। तो ये सीक्वेंस चलते देना है, और जितना भी थ्रोट रहेगा सेम रिपीट करना है। अब रही दो रो के बीच की जो बात है, बीच में आप फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं, तुअल लगा सकते हैं। बट हाँ, फ्रूटिंग प्लांट्स में क्या होता है, थोड़े बहुत कीड़ों का प्रकोप होता है, तो हम उसको अवॉइड चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर करना है तो फिर नेचुरली आपको कंट्रोल करना है उसे। नेचुरली मतलब जो भी कीटनाशक डालेंगे आप अपने घर में बनाइए पेड़ पौधे की पत्तियों से, और उसके बाद में जो कलर्ड येलो कलर और ब्लू कलर के जो आते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पॉलीथीन वगैरह में, जहाँ पर कीड़े चिपक जाते हैं, उस टाइप से कीट कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे वेज है ऑर्गेनिक वे में भी, तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में। तो उसको हमको मेन है कि सैंडलवुड को केमिकल से इंट्रैक्शन नहीं देना है, कोई भी जहरीली चीज़ों से इंट्रैक्शन नहीं कराना है उसका, चाहे जड़ों में हो या फिर ऊपर से हो। तो उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू सैंडलवुड की फ्यूचर में बढ़ेगी। तो ये गाइडलाइन मिली है मुझे तो वहाँ से। तो इस टाइप से हम लोग ये तरीका ठीक है, इस टाइप से ही हमको प्लांटेशन करना चाहिए। अब रही बात बीच में हमारे पास हल्दी, अब कुछ भी लगा सकते हैं, हल्दी, जो भी कंद वाली फसलें होती है ना, जहाँ पर भी जगह खाली है आप फ्रीली यूज़ करें, बस का यूज़ ना करें कोई भी चीज़ के लिए। और हाँ, कितने पौधे लगेंगे, लगभग 12 बाई 12 पे लगाएंगे तो 350 से 400 पौधे लग सकते हैं। बट या 350 पौधे का डिस्टेंस अच्छा है मेंटेन करने के लिए, जो 12 बाई 12 के हिसाब से, क्योंकि साइड वगैरह में भी अब जहाँ चाहे लगा सकते हैं। और आप कंसिडर कीजिएगा, यदि चोरी भी होती है तो थोड़े बहुत पौधे मेड़ पे भी लगा देना, समझ लेना कि उन्हीं के लिए हैं। तो आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे फ्यूचर में, यदि कोई 1-2 पेड़ चोरी भी हो गए तो इट्स लेट इट गो। ये नेचुरल है कि कुछ चोरी होगा, कुछ मरेगा, कुछ लोग मांगेंगे, तो ये सबको कंसिडर करते हुए आप ये समझ लीजिएगा 20-25 पौधे किनारे किनारे बांस के पौधे के साथ में, बीच में, साइड में, ऐसे रेंडमली लगा दीजिए। वो हमने भी किया है कि भाई यदि कोई चोर आता है, इस साइड से चोर आता है, तो चलो ये पेड़ इधर लगा देते, ये पेड़ चोरी करके ले जाएगा। तो आप ये मान के चलिए 100% पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़ में, मतलब इस स्पेशली इस चीज़ में। तो ये हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। आपको यदि वीडियो देखना है तो थोड़ा सा वीडियोस थे मेरे पास में, मुझे मोबाइल से लॉगिन करना होगा। जब तक कि और कोई दूसरा क्वेश्चंस। ये मई में या जून में मिट्टी कर सकते हैं, खेत तैयार कर सकते हैं क्या? जी हाँ, खेत तैयार करने के लिए यही वाला बहुत सही टाइम है, गर्मी का जो सीज़न होता है, बारिश से पहले खेत तैयार करके रख दीजिएगा। उससे कीड़े मकोड़े या जो भी खरपतवार है वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में आप बारिश, हाँ देखिए, अगेन मैंने पहले भी कहा था कि सैंडलवुड के लिए वाटर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब बारिश का पानी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बारिश कंटिन्यूस होती है। जब कंटिन्यूस होती है तो पेड़ पौधे डैमेज होते हैं। जब भी पौधे लगाए तो पौधे को अच्छे से कवर करना है, मिट्टी को ऊपर से, थोड़ा ऊपर मिट्टी रह जाए चलेगा, बट लगाते टाइम पौधे के पास गड्ढा ना हो, बारिश के टाइम स्पेशली। या तो फिर हमने एक एक्सपीरियंस और किया है, बारिश के जैसे बारिश खत्म होती है, जहाँ परारोपा लगता है लगभग अगस्त सितंबर, तो सितंबर एंड हो जाती है। आप सितंबर से अक्टूबर में भी लगा सकते हैं, यदि आपके पास में पानी की सुविधा है। पानी की सुविधा होगी तभी आप लगाए तो अच्छा है बड़े लेवल पे। तो सितंबर अक्टूबर इज राइट टाइम फॉर दी बारिश के बाद, बारिश का जो परारोपा लगाते हैं, जहाँ पर कंटिन्यूस बारिश होती है 10-15 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो उस केस में बारिश के बाद लगाए तो भी सुटेबल है। अदरवाइज बारिश के पहले भी रिकमेंडेड है। बट हाँ, बारिश के पहले यदि लगाते हैं तो मेक श्योर दैट प्लांट इज कवर्ड प्रॉपरली, मिट्टी से जो लगाते हैं अच्छे से कवर्ड है, और पानी बहने के लिए बहुत अच्छी जगह है,
अदरवाइज उसमें फंगस लगेगी, पत्ते झड़ेंगे और वो हमको मोर्टेलिटी फिर रिप्लेसमेंट लगेगा। तो बारिश के बाद करते हैं तो उससे अच्छा कि बारिश के बाद ही लगा लें। तो 2 ऑप्शन है, बारिश से पहले लगाना है तो ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है और बारिश के बाद में लगाएँगे तो विल बी मोर रिलैक्स। बट हाँ, इसको नवंबर-दिसंबर तक आराम से लगा सकते हैं। कोई थ्रू आउट ईयर लगाया है बट रिकमेंडेड इज़ जून जो बारिश होती है, जून मंथ से लेके नवंबर-दिसंबर तक आराम से लगा सकते हैं, आपके पास पानी की सुविधा है तो। वो आपने कैरियर जो तैयार किए थे लगाने के लिए, उसमें मल्चिंग डाली थी क्या, पॉलिथीन डाली थी क्या आपने उसमें? हाँ, देखिए यस, तो उसमें और एक मैं आपको जॉइन करता हूँ। सॉरी, मैं लिंक देख रहा था। एक वीडियो मैं शेयर करता हूँ, यदि हो सकता है तो मोबाइल से लॉगिन करके। मैं ऐसे शेयर करूँ तो हाँ, ये ऑप्शन है शेयर का। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो प्लांटेशन का हमने प्रिपरेशन की थी वो स्क्रीन्स मैंने छोटे-छोटे वीडियो रिकॉर्ड कर रखे थे, बहुत ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, पहले जब आप प्लांटेशन करें ना तो अपने घर के नक्शे के हिसाब से आप इस टाइप से भी कुछ प्लान कर सकते हैं, यदि आपका प्लॉट किस टाइप से है। तो फ्यूचर के प्लानिंग के लिए यदि मेरे को लेबर से म जाना है, प्लॉट के आस-पास घूमना है, साइकिल से, बाइक से, कार से, तो इस टाइप से बड़ा प्लॉट है तो आप इस टाइप से प्लान कर सकते हैं कि मैं कहाँ से जाऊँगा। तो हमने ऐसे किया था, इसका साइज़ इस टाइप का है। तो आप पेपर पे पहले ड्रॉ कर लीजिए, हर चीज़ प्लान से कीजिएगा, तो वो अच्छा रहेगा। और हमने इसके प्लॉट के आजू-बाजू जो बम्बूज़ की फेंसिंग है, उसके आजू-बाजू हमने वो बम्बू की फेंसिंग के आजू-बाजू हमने रोड भी दी है एटलीस्ट 10 फीट की। तो 10 फीट की रोड देने से हमारे पूरी ज़मीन ब्लॉक नहीं होती, उसके आजू-बाजू प्लांट लगाएँगे तो 10 बाई 10 का डिस्टेंस आ जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन करके आप प्लांट कवर कर लेगा एनीवे। तो वो ज़मीन छूटे जैसे नहीं है कुल मिला के, या फिर 10 से 12 फीट, 15 फीट का दे सकते हैं। तो जब पौधा ऊपर बढ़ा होगा, नीचे की ब्रांचेस कट करेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छा स्पेस रहेगा। ये छोटा-सा प्लांट था, तो लेबलिंग आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये प्लॉट था जो हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे। इसमें बहुत सारे पेड़-पौधे लगे थे, पल्से के लगे हुए थे। इसके बाद में जेसीपी, पल्से सब ये करके हमको शुरू में मेहनत है ग्राउंड का लेबलिंग करने के लिए। तो आप ये पूरा अच्छे से पूरा निकालने के बाद में फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो ये लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल ऐसे हो जाएगा तो अच्छा है। उसके बाद में जुताई करना है, जुताई 1 से 2 सर जुताई करके छोड़ सकते हैं। बट हाँ, मेक श्योर दैट ढलान देखिए इसमें कितनी अच्छी ढलान है, राइट। तो भले शुरू में ज़्यादा पैसा लग जाए बट ढलान बहुत ज़रूरी है, तो ढलान करना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो एक साइड से पानी आएगा तो बारिश का पानी पूरा बह के निकल जाएगा। और इसमें देखिए जो हमने ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया है ये ये 1 से पार का डिस्टेंस है 3.5 से 5.5 फीट। और जो सेंटर फुट लगाएंगे हम लोग 11 बाई 12 के लगाएंगे, 11 बाई 12, 11 बाई 13। तो उस हिसाब से बनाएंगे। और आप पूरा प्लान और क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए जो बनाना ट्रैक्टर का यूज कीजिएगा तो इस तरह से जहाँ तक के दिखार बनाना था आपका ट्रैक्टर उतना डिस्टेंस देना है। तो उसके पास 11 बाई 11 फीट के डिस्टेंस बनाने की जरूरत आ जाते ना जी। उसके बाद में फिर आप देखिए जब प्लांट मेंटेन करेंगे तो उसके बाद में हमको कुछ सेकेंडरी इनकम भी चाहिए होगी वहाँ से मैनेज करने के लिए। तो आप घर में फार्म रहता है तो वहाँ पे मुर्गी बकरी कुछ भी पाल सकते हैं जो लेबर मेंटेन कर सके। तो हमने कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ वहाँ पर छोड़ रखी है, ये देखिए। और यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। देखिए जो है यहाँ पर ये जो मिडिल वाला रो दिख रहा है राइट साइड में जो तुअल का दिख रहा है, वहाँ पर तुअल और फ्रूट प्लांट्स है। जो मिडिल वाला है ये वाला, यहाँ पे देखिए
सिसबिनिया लगा हुआ है, इसकी पत्ती ऐसे होती है, सिसबिनिया है। और इसके बाद में यहाँ पर सैंडलवुड है, दिख नहीं रहे प्लांट्स, बट हाँ यहाँ सैंडलवुड है। और ये जो होस्ट प्लांट है, जो बारीक बारीक पत्ती है, वो होस्ट प्लांट है, मेन मदर होस्ट प्लांट है। तो इस टाइप से मैनेज कर सकते हैं इसको। क्या होता है और यहाँ पर देखिए बीच में हमने वो लगा रखा है, ये पॉलीथीन लगा रखे हैं, मल्चिंग जिसे बोलते हैं। तो ऐसे मैनेज करने के लिए थोड़ा इजी होता है। तो लेबर कॉस्ट कम करने के लिए। और हाँ, यहाँ ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम था, ड्रिप भी कोई भी, ये ड्रिप ड्रिप सिस्टम है, यहाँ से कंट्रोल होता है पूरे खेत में ड्रिप। फार्म और यहाँ से देखेंगे तो देखिए इस टाइप से बाद में ये तुअल के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, ये सब चीज़ों को इजीली मैनेज करने के लिए इजी होता है जब रो लाइन से लाइन अच्छे से पौधे लगाते हैं। और मल्चिंग में फायदा ये है कि कचरा वगैरह कंट्रोल करने में बहुत इजी होता है, अदरवाइज लेबर कॉस्ट हर बारिश के बाद में बहुत हाई हो जाती है। ये जब हमने लगाए थे स्टार्टिंग में उस टाइम का था, ये कुछ बहुत ही ठंड के टाइम का है। आप देखेंगे कोहरा है थोड़ा सा, ये शायद नवंबर अक्टूबर नवंबर का शायद टाइम का होगा, जो लगाने के 2 महीने बाद का है। तो पौधे बहुत छोटे हैं, बीच में चंदन की लाइन है और ये राइट साइड में तुअल लगे हुए हैं, तो आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और बीच में देखिए मैंगो मैंगो प्लांट भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए बीच में मैंगो प्लांट भी लगा हुआ है। तो सेकेंड रो में आप जो खाली रो है उसमें आप 12 फीट 15 फीट पे मैंगो के या गुआवा के प्लांट लगा सकते हैं, जो होस्ट प्लांट भी काम करेगा और फ्यूचर में थोड़ी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बट अगेन केमिकल नहीं डालना है मेंटेन करने के लिए। बस ये था थोड़ा सा जो हमने किया है बस। फार्म और मुर्गियाँ। बट अभी ये अभी का फोटो नहीं है, ये अगेन ये बहुत पुराना फोटो है, ये बहुत पुराना फोटो है। अभी पेड़ पौधे, ये पौधे जो मिडिल वाले सैंडलवुड के प्लांट दिख रहे हैं ना, वो मिनिमम 4 फीट 5 फीट 6 फीट तक के हो चुके हैं। ये अगेन उसी टाइम नवंबर दिसंबर वाले प्लांट्स हैं ये, अभी लेटेस्ट वीडियो नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जी एनी, हाँ आपने तो कोई ट्रक लाया था बहुत सारे चंदन के पौधे, लेकिन अगर किसी को कम खेती में लगाना है, कम बुलाना है, 400-500 पौधे बुलाना है, तो कैसे ट्रेन से आ सकते हैं क्या? फिर ट्रेन से अगेन बहुत डैमेज होते हैं पौधे, ट्रेन से लाते हैं तो डैमेज होते हैं। आप यदि कुछ लोग ग्रुप में मिलकर यदि कर सकते हैं तो हम लोग फिर से ट्रक मंगा सकते हैं और फिर वो ट्रक से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कुछ पौधे तो हमारे पास भी है, जिन्हें पौधे चाहिए वो आपसे कांटेक्ट करें, आप हमें बता दें और या फिर डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ के पौधे देख सकते हैं, हम लोग मंगवा सकते हैं। जी, आप लोग मंगवा सकते हैं या फिर कोई ग्रुप में 8-10 लोग मिल के भी बुला सकते हैं ट्रक से। हाँ, आठ जी। दस लोग मिल के बुलाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वांटिटी और कितने चाहिए वो एग्जैक्ट पता रहेगा। 8-10 लोग मिल के ऑर्डर कर दे तो भी ठीक है, तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। और कुछ प्लांट्स तो अभी है, यदि हमको लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर लगाना है तो हमारे पास अभी कम से कम 1000 पौधे के आसपास रखे होंगे, और कुछ यूज़ करना है तो वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमको 1-1.5 हज़ार लगेंगे, जो जस्ट बारिश के बाद में लगाने का प्लान है हमारा। वहाँ पर तो 2-2.5 हज़ार पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं। जस्ट यदि मैं आपको कैमरे से दिखाऊं, कल जो मैंने दिखाया था वो हमारी उसी प्लानिंग के लिए है, ये वाले। तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपने कितने एकड़ में लगाया है चंदन के प्लांट? कितने फार्म हैं आपके ऐसे? हमने पूरा ओवरऑल 3 एरिया में लगे हुए हैं। एक यहाँ पर 2.5 एकड़ का है जो घर से कनेक्टेड है, घर के पीछे वाला जो मैंने कल दिखाया था। और यहाँ पर हम यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे और 3 एकड़ का एरिया है,
और जो नया एरिया है उसमें हमने लास्ट ईयर लगभग 8 एकड़ के लगा चुके हैं, और 3 एकड़ 7 एकड़ का लग चुका है, 2.5 से 3 एकड़ का और लगना बाकी है, वो पूरा 10 एकड़ का एरिया है। तो ओवरऑल ऐसे देखेंगे तो हमारे पास 10 3 13 और 2 15 15.5 एकड़ के आसपास हो जाएगा। बट अभी जो करंट में है 13 एकड़ के आसपास अभी ऑन द स्पॉट अवेलेबल है प्लांट्स, मतलब लगे हुए हैं, प्लांटेशन लग कर चुके हैं। तो फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पे पूछना चाहती हूँ कि एक चंदन का पौधा 12 से 15 वर्ष में या 17 वर्ष में कितना लाख देगा अपने को? जी, अभी करंट प्राइस है उसके हिसाब से 2 से 2.5 लाख मिनिमम आना चाहिए एक पौधे का। बट हाँ, यदि 10% के हिसाब से ग्रोथ होता है और 12 से 15 ग्रोथ मतलब मीन्स रेट प्राइस रेट, मतलब चंदन की लकड़ी का प्राइस यदि 10% के हिसाब से ग्रोथ होता है, जो हमने पास्ट देखा है उसके ट्रेंड के बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट ये डबल रहेगा। डबल से भी ज्यादा होना चाहिए यदि 10% के हिसाब से प्राइस ग्रोथ होता है तो चंदन का। तो नॉट श्योर, 5 लाख भी जा सकता है, बट बोल नहीं सकते उतना हाइपोथेटिकली। बट हाँ, मिनिमम 2.5 लाख 3 लाख से तो कम नहीं रहेगा उस टाइम भी। और आपने कहा था कि ऐसी बातचीत के दौरान इसके पहले कि मैं ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, कोई अगर कुछ लोग आना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते तो मैं एक दिन की ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, ऐसा बोल। जी हाँ, यदि मेरे रहते में आए तो अच्छा है, अदरवाइज पापा जी यहीं रहते हैं तो पापा पूरा मैनेज करते हैं। वो एग्रीकल्चर रिटायर्ड ऑफिसर भी है, तो उनको बहुत मेरे से ज़्यादा नॉलेज, उनको ग्राउंड लेवल पे उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। वो फिजिकली आपको दिखा सकते हैं कि कैसे लगाना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। और आप आके देखेंगे हमारा फार्म तो आपको अधिकतर चीज़ें तो ऐसी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो यस, इट इज़ पॉसिबल, कर सकते हैं। यदि ग्रुप में आए तो ज़्यादा अच्छा होगा टाइम देने के लिए ऐसे। अदरवाइज मैनेज हो सकता है, बट हाँ, प्री इन्फॉर्म करके उसके लिए फिर प्लान करके रख सकते हैं। जी धन्यवाद भैया जी, मेरे सवाल तो हो गए। और किसी को सवाल है किसी की तो आप हैंड रेज करिए और अपने सवाल करिए। ओम। प्रदीप राज वर्मा, हाँ, नवदापुरम से। मैं पूछा हूँ, आप एक पीडीएफ आप का जो प्लानिंग है, मतलब किस तरह से लगाते हैं, उसका एक पीडीएफ ग्रुप में सप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रेजेंटेशन जो दिया था ना, उसका मैं एक फाइल में अटैच करके और वो मैं कर दूंगा सर। यहाँ ग्रुप में मैं उसको एक फॉर्मेट बना के सीक्वेंस में कर दूंगा। बोले नाम साहब जी। श्योर सर, और वो सर एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं कि हम जी लोग हाँ। कब आ सकते हैं आपके यहाँ? हम जल्दी से जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं आने का। अ, सर यदि आप बालाघाट में अकेले कब आना तक चाह हैं? रहे हैं, जी बालाघाट में मैं नेक्स्ट सैटरडे तक हूँ। संडे को मैं रिटर्न हो रहा हूँ, तो आप फ्राइडे भी आएंगे तो चल जाएगा। पापा और हम तो यहीं पर है, तो फ्राइडे को भी प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे को मैं छुट्टी ले लूँगा। और ट्यूसडे ट्यूसडे के बाद ये कमिंग फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे? सर एक फ्राइडे आएगा लगभग 28 29 तारीख के आसपास, एक फ्राइडे आना चाहिए, जी। या 30 तारीख के आसपास, वो वाले फ्राइडे का। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ। जी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका हैंड रेस था, आप सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर। और सर जैसे पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में बहुत सारे सागवान के वृक्ष एक कंपनी ने लगवाए। जी हाँ सर। बाद में जाकर के क्या हुआ, उन्होंने भी यही बताया कि भाई इतने के होंगे इतने के होंगे। अब उसमें जब बेचने की बारी आई तो किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। तो मतलब मेरा ये है कि जो हम किसान चीज तो पैदा कर लेगा, पर उसे जी हाँ जब सर। बेचना होता है तब वो बहुत परेशान होता है। तो इसमें आप क्या सोचते हैं? जी ओ। सर आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, आप जो बोल रहे हैं मैं उससे कंप्लीटली सहमत हूँ।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हर चीज में, केवल पेड़ पौधे में नहीं, हमारी फसल में भी। सर इसका सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो बीच के दलाल होते हैं वो खा जाते हैं, और जो गवर्नमेंट का प्रोसेस बना हुआ है उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। देखिए जब मैंने चंदन, सॉरी, टीक वुड है ना, क्या बोलते हैं, टीक मतलब जो आपने सागौन सागौन का जो ट्री है, जी हाँ, मैंने, मेरा फ्रेंड फॉरेस्ट ऑफिसर है, मैं उससे भी बात किया प्लांटेशन करने के पहले। सर बहुत रिसर्च की सब चीज पे, तो उसने भी कहा था कि जो पौधे होते हैं लगभग ये 25,000 में एक पौधा बिक जाएगा। बहुत अच्छा ग्रोथ रहा, 3 फीट का रहा और हाइट सीधी रही, तो मिनिमम 25,000 से 35,000 के बीच में एक पौधे की प्राइस है, गवर्नमेंट प्राइस। बट क्या होता है सर, बीच में जो दलाल होते हैं हम लोग उनको देते हैं, और वो क्या करते हैं, ठेके पे लेते हैं, 2,000 3,000 5,000 का पौधा लेते हैं, और वो फिर उधर सप्लाई करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके, उनसे सप्लाई करके, फिर जिसका बीच का जो कमीशन होता है वो सब किसान को न मिलके बीच के जो ब्रोकर लोग रहते हैं उनको मिल जाता है। तो इस चीज से अवॉइड होने के लिए हमको थोड़ा पेशेंस और मेहनत लगेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसका वेरिफिकेशन करवा के, फॉरेस्ट ऑफिसर से परमिशन लेके वो आते हैं, वो वहाँ की टीम वेरीफाई करेगी कौन सा पौधा काटने लायक है नहीं है, परमिशन मिलती है, उसके थ्रू आप कटवाएंगे तो सागौन के ट्री में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। बट हाँ, विल कम टू द पॉइंट, सैंडलवुड का, राइट? आप सैंडलवुड के ट्री के लिए क्या होता है, उसकी पहले टेस्टिंग होती है, एक बोर करते हैं, बीच में एक छोटा सा छेद करते हैं, वहां से लकड़ी निकालते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं मार्केट, जिससे फिर जो भी वैल्यू आती है उसकी, जो करंट ऑयल कंटेंट रहता है उसके बेसिस पे कॉस्ट डिसाइड होती है। और ये हम लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन किसानों के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे स्कीम्स आने वाली है, जैसे गवर्नमेंट किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल पे किसानों के लिए भी ये सब स्कीम आने वाली है। डायरेक्ट हम उसके थ्रू चले, जैसे मार्केटिंग वाली जो अभी इट इज अंडर फॉर्मेशन बोल सकते हैं, अभी कंप्लीटली बना नहीं है। मैं जो साइंटिस्ट से कनेक्टेड हूँ वो बताते हैं कि हमने उनको ये प्रपोज किया है किसानों के हित के लिए, जब गवर्नमेंट से अप्रूव होगा और संसद में पास हो जाएगा तो कानून बन के आएगा, तो उस बेसिस पे। बट ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब इनलाइन हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं रहेगा। ये केवल पहले साउथ के राज्यों में सीमित था, कर्नाटका और आंध्रा के कुछ एरियाज में, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका। अब ये थ्रू आउट इंडिया में स्प्रेड हो रहा है। तो बट कर्नाटका गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वहाँ पर वो गवर्नमेंट खुद खरीदती है, और जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी बहुत खरीदती है सर। तो आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो इजी रहेगा और सही प्राइस मिलेगा। बट हाँ, बीच में जो ब्रोकर कंपनी से कांटेक्ट करने के लिए हमको थोड़ी मेहनत लगी, डेफिनेटली प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे तो ही हमको बेनिफिट मिलेगा। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ सर। बट हाँ, उसके लिए आपको कांटेक्ट मिल ही जाएगा। लाइक मैं बेंगलोर में रहता हूँ, यदि हमको ऐसा करना रहेगा तो बेंगलोर में भी बहुत सारी कंपनीज है जो सैंडल, मैसूर में है, आप सुना होगा मैसूर का सैंडलवुड बहुत फेमस है, तो वहाँ पर कंपनीज हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, IWST में हम लोग कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं कि सर हम इसको कहाँ सेल करें। तो प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे तो हमको प्राइस अच्छा मिलेगा। जी ओम सर, जी ओम। थैंक यू सर। जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आप अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। ओम, सदन को सादर वंदन प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि मैं देवगढ़ सिंधुदुर्ग से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। तो हमारे यहाँ कोकण विभाग में बहुत बारिश होती है संततधार, तो यहाँ चंदन के पेड़ लगा सकते हैं क्या? वो अच्छे होंगे क्या? या बहुत 4 महीने संततधार बारिश होती है, रुकती नहीं है बारिश, इस माहौल में चंदन हो सकता है क्या? ओम, प्रणाम। जी मैम, यस, आप ट्राई कर सकते हैं। ट्रायल के लिए आप 8-10 पौधे कहीं से अरेंज कीजिएगा और लगाइए, और ढलान मेक श्योर आपका पानी रुके ना, तो उसमें वो सर्वाइव कर जाएगा। जो 3-4 महीने होती है, यदि ढलान है तो पौधे में फंगस नहीं आएगी।
और ढलान आपको बहुत ऐसा स्लोप, थोड़ा सा स्लोप नहीं देना है, बहुत ज्यादा देना है, ताकि जैसे पानी आया वैसे निकल जा रहा है। थोड़ा भी गैप आ रहा है तो जमीन सूख जा रही है, इस टाइप से। तो शायद पॉसिबल हो सकता है, बट आप ज्यादा बड़ी रिस्क ना लेके आप 8-10 पौधे लगा सकते हैं, 2 साल ग्रोथ देख सकते हैं। यदि आपको लगा कि 2 साल में पौधे 5-6 फीट तक आ गए हैं, तो फिर आप उसको कंटिन्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको एक ही साल में समझ में आ जाएगा। जो पौधा बारिश से पहले लगाइएगा, बट आपको ऐसे इस टाइम में जून के लास्ट, सॉरी जून मंथ में जो पहली बारिश होती है ना, उस टाइम पे लगा दीजिए। आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 ईयर का। फिर सेकेंड ईयर में कंफर्म हो जाएगा कि कैसे चल रहा है। और हाँ, पौधा थोड़ा सा अच्छा रखिए, छोटे पौधे सरवाइव नहीं कर पाए शायद। ओम, धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुराग जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, महाराष्ट्र से ही आप संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। जो चर्चा चल रही है, रमेश जी ने जो बात कही और जो अतिथि जी ने जवाब दिया कि भाई गवर्नमेंट की परमिशन और ये सब उस चैनल से जाएंगे तो हो जाएगा। मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ इस संदर्भ में। लास्ट जी ईयर सर। नितिन गडकरी, सब जानते हैं, उन्होंने ऑफिशियली एक मीटिंग में, यानी एक पब्लिक मीटिंग में बोला था कि बांस जैसी चीज को भी परमिशन लेना बहुत कठिन है। ट्रू सर। चंदन और सागवान की तो बात अलग दूर है कि उसके लिए भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मिनिस्ट्री के साथ में बात की, और आखिर में बांस एक घास है ऐसा लिखना पड़ा। यस बांस सर। कोई हाँ। पौधा नहीं है, बांस एक घास है, ये लिखना पड़ा। तब कहीं वो उसको परमिशन देना और उसके जो लगाने के बाद में कटाने की जो चीजें थी उसमें आसानी आई। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई एग्रो फॉरेस्ट्री की ही कॉन्फ्रेंस थी कि उसमें लगाओ, लेकिन उसमें ये धोखे है, ये धोखे के बारे में उन्होंने बताया था। तो मैं सिर्फ सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसा चंदन के बाउंड्री में या किसी पे भी अपन बांस भी लगाते हैं, कुछ भी कर रखते हैं, तो उसमें भी अभी डिफिकल्टीज आती है। तो निश्चित रूप से यह जो डिफिकल्टी सागवान बोलो, चंदन बोलो, भविष्य में आने वाली है, उसके बारे में भी जागरूक रहना पड़ेगा एक स्तर पर। और दूसरा कि गवर्नमेंट के स्तर पर इसमें भी कुछ ना कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के एक्ट के कटिंग के बदलाव करने की जरूरत है। जो आज के मुख्य अतिथि जैसे या हमारा मंच जो है, ऐसे लोगों ने उसका यदि हम पाठ पुरावा करेंगे तो ही उसमें ट्री फेलिंग एक्ट जो है, वो ट्री फेलिंग एक्ट में बदलाव आएंगे। वो बदलाव लाना बहुत जरूरी है, वरना एग्रो फॉरेस्ट्री में कई लोगों ने कई चीजें लगा दी है, लेकिन उसको फिर वो ले नहीं सकते, काट नहीं सकते, परमिशन निकाल नहीं सकते, और फिर वही होता है कि दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। यही जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी सर, मैं कंप्लीटली एग्री हूँ आपके जो आपने जो कहा उससे। यस, हमको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और हमको यहीं से मार्केट कब आएगा, कैसे कांटेक्ट है, हमको स्टेब्लिश एक चैनल स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम हमारी जब फसल रेडी होती है तो कैसे रीच आउट करें, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, या फिर वो बात तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा सर। यस एग्री। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चंस? और कोई भाई को कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। और जैसा कि आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने एक सवाल किया था, हमारे पलासी नर्मदापुरम जिले के कन्हैया लाल जी हैं, उन्होंने सागौन के जो पेड़ लगाए थे और आज भी उनका मार्केट में अभी दिक्कत आ रही है, वो काट नहीं पा रहे हैं, सरकार अनुमति नहीं दे रही। इससे उन्होंने जो कहा है, जो हमने बार बार उनसे सुना है कि जब भी हम कोई प्लांट्स लगाते हैं सबसे पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी, और अनुमति लेकर ही, जैसे चंदन है या सागौन है या कोई भी जो विशेष पेड़ है जो प्रतिबंधित हैं, तो बिना अनुमति के नहीं काटे जा सकते हैं, ऐसे पौधों को लगाने के पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी और उस खसरा नंबर में उसको चढ़वाना पड़ेगा कि इस खसरा नंबर के इतने रकबा में हमने इतने पेड़ लगाए हैं, तो फिर उसको मार्केटिंग के लिए अनुमति हो सकती है। ये मेरा अनुभव है जो हमने अभी जाके किसानों के पास देखा है। जी सर, थैंक्स फॉर इसमें ब्रिंगिंग कोई दिस आपका पॉइंट। सुझाव है? सर हाँ, मैं कंप्लीट एग्री हूँ। सॉरी, मैं मिस किया इस पॉइंट को। यहाँ पर परमिशन लगाने के लिए तो नहीं लगती, बट आप जब पौधे लगाते हो तो उसका, पापा जी रुको ना, वो सॉरी वो
हाँ, उसमें आपको खसरे पे चढ़वाना होता है, मतलब आपका जो लैंड रिकॉर्ड होता है ना पटवारी के थ्रू, वो आपके पौधे को चढ़वा देंगे, तो आपका वो प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन हो गया पौधे का। परमिशन के लिए सर ऑफिशियली जरूरत नहीं है, बट हाँ, जब पौधे लग गए हैं तो आप उसको जमीन पे चढ़वा दीजिए, तो रिकॉर्ड में रहता है कि इतने साल से आपके पौधे उस जमीन पर हैं। वो एक गुड प्रैक्टिस है सर। और बाद में हाँ परमिशन लगती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू, और इसको कटिंग कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर सर। ये जो खसरा नंबर पर चढ़ाने की आपने बात कही है, ये बहुत ही अति आवश्यक है, और हमारे किसान भाई ध्यान दें। आदरणीय बने सिंह आर जी आगर मालवा से अपना सवाल करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जैसे अभी जो विषय चल रहा था कि चंदन के पौधे या सागवान के पौधे कटवाने से पहले उनकी सरकार से अनुमति लेना पड़ती है। एग्रो फॉरेस्ट योजना के अंतर्गत अपन जब भी पौधा लगाते हैं ना, तो अपन को फॉरेस्ट अधिकारी को ये बताना पड़ता है कि हमने इस वर्ष पौधे लगाए, तो कुछ शासन की योजनाओं का लाभ भी उस किसान को मिलेगा। और एक पटवारी के यहाँ पे भी दर्ज होगा कि फलाना फलाना गाँव में या इस किसान ने इतने इतने पेड़ लगाए हैं, तो इसकी उम्र से पहले कटने की अनुमति नहीं देती गवर्नमेंट। यानी कि चंदन हो, सागवान हो, कुछ भी हो, कम से कम 20 साल से पहले आपको काटने की अनुमति प्राप्त नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद ही आप उसका प्रोसेसिंग मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सारा अपने तहसील स्तर के या जिला स्तर के जो भी अग्र फॉरेस्ट अधिकारी जो है, उनके संपर्क में रह करके ये कार्य संपन्न किया जा सकता है। ऐसा सुझाव मैंने मांगा था, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, आप सबको अवगत मैंने कराई है जी। जी, धन्यवाद बने सिंह जी। अब मैं आदरणीय सर वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। जी, बहुत अच्छा। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया नियम लेके आई है कि अब प्लांट को आपको चढ़वाना नहीं पड़ेगा। अब आपको जरूरी नहीं है कि कोई भी प्लांट चढ़ाएं और उसका कोई रजिस्ट्री चार्ज लगेगा। अभी आप कोई भी, सिर्फ आपके हॉर्टिकल्चर विभाग को सूचित करना है कि हमने इतने पौधे लगाए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पेड़ आपका आपको काटने के लिए उसमें चढ़ा होना चाहिए हो। अभी ये नियम में थोड़ी सी उन्होंने चेंजेस लाए हैं, जिससे किसानों को भारी दिक्कत जाती थी और रजिस्ट्री में भी ज्यादा चार्ज देना पड़ता था। अगर आपके 100 सागौन के पेड़ हैं तो रजिस्ट्री जब आप कराते थे तो आपको चार्ज ज्यादा देना पड़ता था, और ऐसे ही आपको चंदन के पेड़ लगे हैं तो ज्यादा देना पड़ता था। सिर्फ आपको आपका जो हॉर्टिकल्चर विभाग है या आपका फॉरेस्ट विभाग है, वहां पे आपको पंजीयन कराना पड़ेगा। वो पंजीयन की स्लिप आपके पास रहना चाहिए, वो जरूरी है। दूसरा, मैं मुख्य अतिथि से पूछना चाहता हूँ कि जब इसका गड्ढा तैयार करते हैं तो पेड़ लगाने के लिए, तो हमें क्या क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और इसके गड्ढे में क्या क्या हमें फंगिसाइड, मैनुअल खाद अलग अलग से बताएं आप। एनपीके कितना डालना है, क्या चीज कितनी कितनी डालनी है। श्योर सर। तो मैं गड्ढे का स्पेशली बोलता हूँ। सर गड्ढा लगभग 2x2 का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और जो एजेस है उसका स्लोपरी होना चाहिए सर। जैसे हम लोग डीप गड्ढा करते हैं ना, वैसा ना हो कि ऐसा स्लोपरी हो तो ज़्यादा अच्छा है। कर्व में कल मैंने एक प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक आपको स्लाइड दिखाया था, उसमें ऐसा कर्व जैसे मून कर्व होता है ना, उस टाइप से कर्व है, और गड्ढा का शेप वैसा हो तो अच्छा है। जमीन का लेवल डायरेक्ट डिप ना हो तो भी ठीक है। यदि डीप होता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू मेंटेन एवरीथिंग। स्लोप में हमको करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मशीन से ही गड्ढे खुदते हैं। तो बट ट्राई करें कि स्लोप में यदि गड्ढा है 2x2 का तो ज़्यादा अच्छा है। और सर जब भी हम लोग पौधा लगाते हैं तो इसको पूरा कंप्लीटली हमको ऑर्गेनिक वे से लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग 30 आपके पास यदि, अगेन डिपेंड करेगा ज़मीन कैसी है, नहीं तो 33% रेत रखना है, 33% खाद रखना है, गोबर खाद, और 33% मिट्टी। इन सब का कॉम्बिनेशन बना के उसको मिक्स करके हम लोग उसका इजीली प्लांट कर सकते हैं। और सर हाँ, फंगिसाइड के लिए आप नीम की पत्ती उसमें मिक्स करके डाल दीजिएगा। और जो भी फंगिसाइड होता है वो ज़रूरी है स्टार्टिंग में। सो मुकदम इसमें प्रोम नहीं डाल सकते क्या? प्रोम है, बर्मी है, ये यूज नहीं कर हाँ सकते सर, क्या? वर्मी बहुत अच्छा है। जो भी ऑर्गेनिक खाद है ना वो बहुत अच्छा है, हम लोग डालते हैं एक्चुअली। वर्मी डालते हैं सर।
सर ये जस्ट नॉर्मल पौधे जैसा है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा है, ऑर्गेनिक वे में वो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका फंगिसाइड का मेन जो यदि आप बात, टीक बनाने में चंदन का आपने इतना अनुभव किया, मेन टीक बनाने में क्या फास्फेट ज्यादा लगता है या पोटास लगता है? भले अपन जैविक, जैसे अभी पतंजलि का ग्रीन पोटास आया है, बहुत अच्छा जी है जी वो और बहुत जबरदस्त काम करता है। तो इसका क्या इसमें ज्यादा चंदन में आपने मतलब क्या चीज मैनुअल चाहिए आपको, वो बताइए। सर अभी तो हम लोग ऐसे कोई दूसरी चीज बाहर से केमिकल कोई सोडा वगैरह नहीं डाले हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जीवामृत डालते हैं। जो जीवामृत बनता है गौमूत्र, गोबर, गुड़ और आटे से, तो हम लोग जीवामृत का यूज करते हैं। हमने हर 3-4 महीने में एक बार जीवामृत हमने डाल दिए है, मतलब मोस्टली जो हमने किया है। बट हाँ सर, उसका ज्यादा आइडिया नहीं है मैं मेरे पास। आपको ये जी बताना चाहता हूँ कि जी हाँ बोलिए। प्रोम यूज करेंगे, पतंजलि का ग्रीन पोटास जी है वो भी ऑर्गेनिक है। वो आप यूज करेंगे तो आपको प्लांट में और भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आप ये करके देखिएगा कुछ 1-2 प्लांट में पतंजलि जी का हाँ सर प्रोम सर। और पतंजलि का ये लेके आप उसमें करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। गड्ढा आपने 2x2 का बताया है, जी हाँ। और इसमें जो जैसे इसके खाने के लिए जो मदर प्लांट है वो सबसे अच्छा कौन सा है? बहुत सारे बताया आपने, सबसे अच्छा जी मतलब हाँ, जो सबसे चंदन को अच्छा। सपोर्ट करता है। पापा जी क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ये? केजुरिना। सर केजुरिना प्लांट है, मैं फिर से वीडियो बैक करता हूँ आपको। ये देखिए केजुरिना प्लांट है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रिपरेशन के लिए हमने लाके लगा रखा हुआ है। ये केजुरिना इस टाइप का होता है। जी जी ये थोड़ा बड़े पॉलीथीन में है। जी छोटे प्लांट नहीं थे तो हमने कॉस्टली प्लांट मंगवाए, गाड़ी आ रही थी तो एक साथ के लिए। तो ये केजुरिना के जी प्लांट है सर, ये बेस्ट प्लांट है केजुरिना का प्लांट। और सर ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। हमारे एक भी प्लांट नहीं मरे हैं। पूरे सूख के जो लकड़ी भी हो गई थी ना वो ग्रीन हो गए हैं। मतलब एकदम लकड़ी नहीं, जिनमें नमी थी वो भी ग्रीन हो गए हैं। तो सर वो बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है, पानी वानी से दिक्कत नहीं है। और पानी पानी कम भी रहा तो सर्वाइव कर जाता है, ज़्यादा भी रहा तो सर्वाइव कर जाता है। और सर अच्छा पौधा है ये, नाइट्रोजन वगैरह इसके जड़ों में बहुत अच्छा है। तो मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था, जिस जो मुझे आंसर मिला है ट्रेनिंग में, यही बेस्ट प्लांट है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये सर आप लगा देते हैं तो ये हमेशा लगा रहता है 25 साल जैसे अपन लोग, या जी हाँ 15 जी साल हाँ, में प्लांट इसका काटेंगे? यस यस, इसकी एज अच्छी है और ये जी रिकमेंडेड भी है। जी। इस प्लांट की कॉस्ट कितनी है, ये जो लगा हुआ है साइड सर में? ये जो छोटा सा पॉलीथीन में आया था ना, तो हमने नर्सरी से मंगवाए थे तो 10 रुपए में पड़ा था सर। ये बड़े प्लांट को उसमें 35 रुपीज़ में दिया। मतलब ये लोकल नर्सरी से जिला सिवनी से मंगवाए थे तो ये 35 रुपीज़ में दिया है ये बड़ा प्लांट, बिकॉज ऑफ द पॉलीथीन ओनली। इसका देखिए कम जी से कम 7-8 किलो की पॉलीथीन होगी ये। मतलब 5-6 5 किलो की तो आराम से है। और पौधे की हाइट अच्छी थी तो उसने ज़्यादा कॉस्ट लगाया। बट हाँ, वो यदि आप बोलोगे ना कि हमको 10 रुपये वाला चाहिए कोई भी नर्सरी में जो प्लांट सप्लाई करते हैं, तो वो 10 रुपये जी में बल्क में 10 से 12 रुपये लेगा, 15 रुपये लेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए सर। जी जी। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज के योग क्लास और आज के इस सत्र में हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। जी बहुत सुंदर चर्चा पिछले 2 दिन से। कल मैं पूरा नहीं सुन पाया, आज भी थोड़ा सा लेट जुड़ पाया हूँ। लेकिन जो ये चंदन का व्यापार है इसमें मेरे एक दो प्रश्न हैं। वो ये है कि और कुछ अनुभव भी है कि मेहरा जी ने भी बताया था उसमें, जो हमारे अनुभव रहे कि उत्तराखंड में और यूपी में गोल्डन फॉरेस्ट नर्सरी के नाम से काफी बड़ी स्कीम पेड़ पौधों की पेड़ की साल पहले, और वो लेकिन उसकी मार्केट व्यवस्था में उसको क्या दूर से हुआ, पड़ा सारे ऐसे लोगों ऐसे ने थोड़ा सा लगा दिए, तो मार्केट में जब उनका उत्पादन हुआ तो मार्केट में गलट हो गया। मार्केट में गलट हो गया तो जो खरीदार थे, उस समय उसकी कीमत जो है ना, पौधों की कीमत में कमी आ गई। जहां वो 1000 रुपए का बिजनेस प्लान बना हुआ था, वहां पर वो 300 रुपए 400 रुपए में बड़ी मुश्किल से उसकी बिक्री हो पाई। तो ये मार्केट व्यवस्था में, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई के ऊपर निर्भर है,
तो इसको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम उत्साहपूर्वक तो बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन उसके जो दूरगामी प्रभाव है उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। दूसरा, जो चंदन का वृक्ष होगा उसका उपयोग किस चीज में हो रहा है, इस चीज को भी समझना है कि जो व्यापारी उसको खरीदेगा या उसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी, हो सकता है उसको रॉ इस्तेमाल हो सकता है उसमें उसका तेल निकले, हो सकता है कुछ और उत्पाद निकले, और उसका उपयोग व्यावसायिक रूप में कोई अन्य व्यक्ति जब तक के उसको खरीदेगा नहीं, तब तक के हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी स्थिरता कितनी रहेगी। तो मेरा प्रश्न यह है अनुराग जी से कि जो चंदन का पेड़ लगाते हैं उसके उत्पाद किस प्रकार के बनते हैं, क्या क्या उत्पाद बन रहे हैं, और उन उत्पादों की डिमांड सप्लाई का क्या आपके द्वारा एनालिसिस किया गया है, क्या आपने उसकी मार्केट ट्रेंड को समझने का प्रयास किया है, और उसकी फोरकास्टिंग की, अगर मेरा 15 साल बाद वो पौधा किस स्थिति में होगा, उसका कोई फोरकास्ट है? क्योंकि ऐसी स्टडीज आजकल बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जो कि हर एक कमोडिटी का एक अगले 10 साल में क्या होने वाला है या 5 साल में क्या होने वाला है, उसका एक एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। उसके आधार पर वो कहते हैं कि हाँ, ये चीजें को करना फायदेमंद है। तो क्या सुटेबल। आपकी जानकारी में कोई ऐसी रिपोर्ट है जो कि इस चंदन के विभिन्न उत्पाद, लकड़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उससे जी निकलने हाँ। वाले उत्पादों की क्या फोरकास्ट है, उसके बारे में क्या चिंतन है? और दूसरा, नंबर 2, वो ये है कि अगर हम चंदन का तेल निकालना है या कोई और चीज निकालना है, उसका केमिकल उत्पाद जो आजकल बन रहे हैं, उनका केमिकल से जब वो बनेगा तो बहुत सस्ते में बन जाता है, और दोनों में अंतर निकलना बहुत मुश्किल होता है कि उसका अंतर कितना है, क्योंकि उसके लिए बड़ी कठिन टेस्टिंग और एक्सपेंसिव टेस्टिंग वगैरह होती है। तो उस विषय पर भी आप अपनी जानकारी दें। यस सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ये जो आपने क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चंस मैंने IWST इंस्टीट्यूट से भी किया था, और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, और उनके स्लाइड्स में बाय डिफॉल्ट थे इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि करेंट डिमांड क्या है, फ्यूचर डिमांड क्या है, और करेंट ग्रोथ क्या है, और फ्यूचर ग्रोथ क्या है। डिमांड पे आते हैं सर पहले। तो डिमांड के बेसिस पे यदि देखें तो इंडिया में सैंडलवुड बैन है अभी, एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है आउट ऑफ इंडिया। सर ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में ही इतना ज़्यादा डिमांड है, ताकि कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारी जो भी है, उनको यहीं पर हमारा सैंडलवुड मिल जाए। सर यहाँ पर अभी हम लोग इंडिया में अभी भी सैंडलवुड इंपोर्ट करते हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, बट IWST जो इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, एशिया का सबसे बड़ा, हमारे बेंगलोर में ही है। तो वहाँ पर उसकी साइट पे जाएंगे या फिर वहाँ से कांटेक्ट करेंगे तो हमको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हम कितना टन इंपोर्ट करते हैं अभी और कितने साल से कर रहे हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी इंपोर्ट में हम लोग क्वांटिटी हर साल बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमको ट्रेंड मिल जाएगा। बट ओवरऑल जो मैंने पूछा था और जो मुझे आंसर मिला और जो मैंने स्टडी किया, इंडिया में सैंडलवुड मतलब एक्सपोर्ट बैन है। और सर इंडिया का जो सैंडलवुड है सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। जो ऑयल कंटेंट है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है सैंडलवुड की, वो बेस्ट है वर्ल्ड में। तो जब एक्सपोर्ट ओपन होगा तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट कुड बी डबल, मतलब ये डबल प्राइस पे भी बिक सकता है। हाइपोथेटिकली कुछ बोल नहीं सकते, बट यस, वो बहुत अच्छा उसका आउटकम मिल सकता है जब एक्सपोर्ट स्टार्ट होगा। डिमांड की बात करें तो सर हम लोग अभी भी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सैंडलवुड इंपोर्ट करते हैं, बट वो इंडिया की क्वालिटी में उसकी क्वालिटी डाउन है। तो अभी 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 का जो ट्रेंड चल रहा है, यदि सैंडलवुड का प्रोडक्शन ज़्यादा भी होता है इन फ्यूचर, जो हमारे किसान जागृत हो रहे हैं, तो उस केस में फिर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ऑन कर देगी और हमारा सैंडलवुड सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट हाँ, अगेन मेन चीज़ है कि क्वालिटी क्वालिटी हम लोग को मेंटेन करनी होगी, मतलब सोडा वगैरह या फिर मतलब पेस्टिसाइड का यूज़ ना करके ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। तो उसका सर जो नंबर है, फिगर है, मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च करके जो लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड है और कमिंग 10 ईयर का ट्रेंड हम लोग गैस कर सकते हैं, तो उस केस में वो कर सकते हैं सर। और कल मैंने एक स्लाइड दिखाया था, वो मेरी स्लाइड नहीं थी, बट एक मिनट से मैं देखता हूँ। कल एक स्लाइड मैंने दिखाया था, उसमें
कास्टिंग था, प्राइसिंग था कि करंट प्राइस क्या है लास्ट। जस्ट एक सेकंड, मैं वो स्लाइड ढूंढने का ट्राई करता हूँ। कॉस्टिंग की एक प्राइस थी, मैं इसमें शेयर दो कर दूंगा। है, एक तो रेड सैंडलवुड है, एक वाइट सैंडलवुड है। जी तो हाँ, तो इस विषय पर भी आप बताइएगा, क्योंकि दोनों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। करेक्ट 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 जी। सर। तो वाइट सैंडलवुड सर, हम लोग पूरा जो डिस्कस कर रहे हैं वाइट सैंडलवुड पे बात कर रहे हैं। रेड सैंडलवुड पे हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया। बस दो टाइप के सैंडलवुड है, दैट इज श्योर। एक होता है वाइट सैंडलवुड, दूसरा रेड सैंडलवुड। दोनों की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है। सैंडलवुड जो वाइट सैंडलवुड है वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहता है, और रेड सैंडलवुड वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकता है। वाइट सैंडलवुड में होस्ट प्लांट की जरूरत पड़ेगी एज इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स। सो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसके होस्ट के लिए जरूरत पड़ेगी। बट रेड सैंडलवुड की हमको वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकता है सर। तो रेड सैंडलवुड पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, उसकी स्टडी नहीं किया है, तो मेरे पास हाँ मुझे ये पता है कि उसको मेच्योरिटी में थोड़ा टाइम लगता है। हमने पीछे में मैंने कल वीडियो में दिखाया था, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ग्रो में। और हमारे पास अराउंड 3 to 4 ईयर के वो भी प्लांट हो चुके हैं, बट उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 फीट तक ही हुआ है। हो सकता है मिट्टी और हमने उसकी उतनी ज़्यादा अच्छे से केयर नहीं करी, बट जो बाय डिफॉल्ट है, एक प्लांट अच्छा ग्रो हुआ है, लगभग 8-10 फीट का है, और कुछ 4-5 प्लांट्स है जो 6-7 फीट के हैं सर, 4-5 साल में। तो उसका ग्रोथ थोड़ा कम है, उसकी जो एज है मैच्योरिटी की थोड़ा ज़्यादा है। बट हाँ, उसको एग्जैक्ट नंबर हम लोग देख के चेक कर सकते हैं सर ऑनलाइन। कोई कोई हाँ, जब भी हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं ना, जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब इज नॉट ऑथेंटिक रिसोर्स। मतलब यूट्यूब कोई ट्रूथ और रिसोर्स नहीं है उसको प्रूफ करने का। तो जब भी हम लोग चेक करते हैं तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट होता है जो ऑथोराइज्ड होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है, उनके रिकॉर्ड पे जो रहता है उसके थ्रू वेरीफाई करवाइएगा। नहीं तो कोई भी वीडियो बना के अपलोड करता है और उसको हम लोग रेफरेंस लेने लगते हैं। बहुत लोग होता है, हम लोग भी करते हैं, बट बहुत लोगों को बहुत चीज़ पता नहीं होता, बट उस एरिया में वो लोग वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो फिर दूसरों का नुकसान होता है। और जो सर करंट प्राइस था, मैंने कल स्लाइड शेयर किया था, वो लैपटॉप में है, यहाँ पे मेरे मोबाइल में नहीं है। कोई बात प्राइस नहीं, और कोई बात ग्रोथ अगर, हाँ जो प्राइस ग्रोथ है मैं रफली बोल देता हूँ। जो ग्रोथ था वो कम से कम 10 ईयर का था। लास्ट 10 ईयर से हर साल 10% सैंडलवुड के लकड़ी का प्राइस ग्रोथ हो रहा है, और अभी के हिसाब से फ्यूचर में देखेंगे तो डबल होगा। तो ग्रोथ वाइज तो नो डाउट इट इज जी। मेरा मेरा प्रश्न वुड प्रश्न ये था कि उसका आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, सैंडलवुड के जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वुड के अलावा, जी हाँ। उसमें ट्रेंड क्या नजर आ रहा है? कौन सी चीज ट्रेंड जो है ज्यादा ग्रोथ हो रही है, कौन सी चीज की कम हो रही है? ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी मार्केट हाँ में सर, ठीक हाँ। डिमांड ज्यादा हो रही है और किस तरह के प्रोडक्ट, क्योंकि मैं इसका तात्पर्य ये है कि जी हाँ माना जाए कि हमारे किसान उगा रहे हैं सैंडलवुड, और उसके अगर वो इस चीज को भी समझते हैं तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट के तरफ भी जाएं, से केवल लकड़ी नहीं बेचें, प्रोडक्ट को भी बनाने की तरफ विचार कर सकते हैं। छोटा सा व्यवसाय आपका एमएसएमई की तरह एस्टैब्लिश कर सकते हैं अगर वो क्लस्टर में 10-11 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसी संभावनाओं की तरफ मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सर अगेन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन मैंने भी सर से पूछा था कि मैंने कहा था यदि हम लोग 15-20 एकड़ में यदि हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो उस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकते हैं क्या। मेरा क्वेश्चन यही था, ताकि हम कुछ प्रोडक्ट ले और अच्छी क्वालिटी से अच्छे प्राइस लेके उसका बेच सकें। तो उन्होंने कहा था ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब प्रोडक्ट इंडस्ट्री डालने के लिए 10-15 एकड़ एरिया छोटा है। यदि सर आप जो बोल रहे हैं, जो आपने क्लस्टर बना के किसानों को ग्रुप करके यदि हम लोग करते हैं तो डेफिनेटली सर इस पे वर्कआउट हो सकता है। और इस पे अगेन IWST इसका पूरा एंड टू एंड सर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है बेंगलोर में।
और ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। हम लोग यदि नॉर्मल ट्रेनिंग करने जाते हैं वो 3 to 4 डेज या 5-6 डेज का रहता है। अभी करंट प्राइस का 17,000 है, 17,000 रुपये। वहाँ पर वो रहना खाना पीना और सब कुछ वो ट्रेनिंग की जो फिजिकली ग्राउंड पे दिखाते हैं सर, ऐसा नहीं कि रूम में बैठा के, वो पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो और वो लोग हर चीज़ की देते हैं सर, जैसे नर्सरी कैसे करना है या फिर और इसका अलग से उनके स्पेशलाइजेशन है। आपको कोई इंडस्ट्री डालना है तो इंडस्ट्री से ऑयल कैसे बनता है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या करनी पड़ेंगे मेजर्स, तो सर वो सब डिटेल्स वहाँ पर IWST, मैं अगेन उसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनके पास सब कुछ है। तो हम लोग कोई भी एरिया में हमको देखना है तो उनका रेफरेंस लेके हम लोग उनको रीच आउट कर सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। जी धन्यवाद हाँ अनुराग। IWST का पूरा फुल फॉर्म क्या है? सर, IWST सैंडलवुड रिसर्च सेंटर डाल देंगे ना तो अच्छा इंटरनेट IWST में IWST सैंडलवुड ट्रेनिंग है। IWST की साइट भी है। तो आप उसका नाम तो मैं IWST सर इंस्टीट्यूट का ही नाम है, डेफिनेटली होगा इंस्टीट्यूट ऑफ वुड एंड रिसर्च सेंटर, ऐसा कुछ। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम है सर। IWST का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर। ये ये एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और हाँ दे हैव प्रूवन रिकॉर्ड सर, वो ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। तो ये दे हैव प्रूवन सेंट्रल, रिकॉर्ड। ये सेंट्रल बैंगलोर में है, सेंट्रल बैंगलोर में। हाँ, सेंट्रल बेंगलोर में, एकदम बीच बेंगलोर में है। मतलब आप यदि जानते होंगे यशवंतपुरा है, यशवंतपुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 6-7 किलोमीटर पे होगा। ये मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर पे है। हाँ, और ओके बेंगलोर का डायमीटर देखेंगे तो लगभग 50 मीटर का है। तो बेंगलोर में यदि 50 किलोमीटर भी कोई बोलता है कि हाँ मैं 30-40 ये किलोमीटर पे रहता हूँ तो ये नॉर्मल है सर वहाँ के लिए। ये सांके टैंक के आसपास है शायद, जी सांके टैंक के आसपास, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पास में है। हाँ हाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पास में है शायद, ये बेंगलोर में हाँ, शायद। करेक्ट करेक्ट। यस यस यस, वहाँ पर जो ISC कॉलेज है ना, हाँ एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वर्ल्ड मतलब इंडिया का टॉप हाँ कॉलेज है। जी जी यस, उस कॉलेज के पास में सर। यस, एग्री। जी मैं उस रोड सर। से जाता हूँ सर। एक्चुअली हमको जब भी रेलवे स्टेशन जाना होता है ना, हम लोग रहते हैं माराथली एरिया में, बेलंदुर एरिया में। हमको बेलंदुर से वहाँ जाना होता है तो हम लोग इसी रोड के थ्रू जाते हैं सर। ओके मतलब मैं इंस्टीट्यूट क्रॉस करके जाना होता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। जी जी मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप उसको देखिएगा कि जो IWST इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं जी जिनसे हाँ। आपने ट्रेनिंग ली होगी, जिनसे आप संपर्क हम्म, में हैं, तो क्यों नहीं एक दिन हम इसी योगाहार कार्यक्रम में आप उनको भी बुलाइए अपने साथ, और उनके साथ वो इंस्टीट्यूट के जो कार्य हैं और जो प्रश्न हैं वो बता भी सकते हैं, जिससे कि हमारे इस मंच के कई सारे किसान जो इच्छुक होंगे वो फिर उस ट्रेनिंग में आने के लिए बिल्कुल पहले से तैयारी करके आ सकते हैं और साथ में जानकारी भी ले सकते हैं। आप इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहिएगा और उनको भी यहाँ पर बुला सकते हैं, क्योंकि आप 2 दिन तो आ ही गए हैं, लेकिन आप sure, उनको sir। भी बुला करके एक ज्वाइंट सर सेशन कर सकते हैं। सर सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। एक्चुअली जिससे मैंने ट्रेनिंग लिया था, जो सर है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उन्होंने कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन किया है, तो उनसे मैं मिलने के लिए, अब मैं उनसे बात करने के लिए मैं उनको फ़ी देता हूँ सर। पर्सनली फ़ी देता हूँ। उनसे मिलना है सेपरेट टाइम तो उनको फ़ी दे के मैं उनसे मिलता हूँ। तो मैं उनको ट्राई करता हूँ कि सर आप जो भी उनका फ़ी होगा देखते हैं क्या हो सकता है। बट हाँ, वो ट्राई करता हूँ सर। मैं उनसे बात करूँगा, बट उनके साथ में लैंग्वेज का इशू आएगा। उनकी हिंदी शायद बहुत अच्छी ना हो, वो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देंगे। बट हाँ, हम लोग रिकॉर्ड करके या फिर मैं उसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ सर। कर ठीक है सकते हैं, तो वो इसको पॉसिबल आप है। जी 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 मालूम करिएगा, मालूम करते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और जो है सर institution- मैं उनके पास गया हूँ। उनके जो अलमारी थी ना, उनके पास बहुत बड़े बड़े सैंडलवुड के ट्रेनिंग के लिए वो रखे हुए थे, जो कटिंग करते हैं ना, हार्डवुड कैसे होता है, जो और जो जो सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने उनसे देखा है सर। और उनसे पर्सनल ट्रेनिंग ले रखी है ऊपर अलग से। एक होती है नॉर्मल ट्रेनिंग जो ग्रुप में देते हैं। मेरे पास फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैंने उनको फी पे करके उन्होंने कहा था कि मतलब वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ही विल बी हेल्पिंग सर। मतलब वो पॉसिबल है, देख सकते हैं। मैक्सिमम वो फी मांग सकते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, पूछ सकते हैं सर। चलिए या फिर हो ठीक सकता है फ्री में भी करते हैं। है। धन्यवाद। आपको अभी कुछ और प्रश्न भी है? धन्यवाद आपको, थैंक यू। थैंक यू सर।
धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी और अनुराग जी, आपका जो संवाद हुआ है निश्चित आगे और भी हमारे किसानों के हित में और समाज के हित में काम आएगा। मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी का पुनः हैंड रेस है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपना संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मोदी। अभी जो चर्चा चल रही थी, पवन सर ने जो बोला वही मेरे मन में है, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ मैं कि अनुराग जी, आप तो बिल्कुल उसके अब रिसर्चर हो गए और उसकी पूरी जानकारी भी आपके पास है, और मार्केटिंग की ही बात अब आने वाली है भविष्य में। तो मेरा छोटा सा सुझाव है कि इसका अगर एक हाथ एफपीओ बनाया गया, एफपीओ के लिए कोई आपके स्थानिक ही लोग चाहिए ऐसी नहीं है, पूरे राज्य के भी लोग बन सकते हैं, पूरे देश के भी लोग उसमें आ सकते हैं कि ट्री का अगर एफपीओ बना और वो रजिस्टर्ड रहा, तो या कंपनी के स्वरूप में बोलो या एफपीओ के स्वरूप में बोलो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में, तो वो एक निश्चित रूप से एक गवर्नमेंट के पास में उसकी लोन भी रहेगी और भविष्य में बेचने के लिए भी वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर आप जैसा पढ़ा लिखा तो कहीं पे भी बेच देगा, लेकिन आम आदमी को वो बेचना, कोई भी ट्री प्लांटेशन बहुत मुश्किल आज भी है और कल भविष्य में वो और भी बन जाएगा। आज मोदी जी की सरकार है, कल और किसी के आ जाएंगे एग्रो फॉरेस्ट के रेफरेंस में और कानून बना देंगे, लेकिन अगर रजिस्टर्ड कंपनी रही या एफपीओ रहा तो भविष्य में आसानी होगी। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। धन्यवाद। सर ये बहुत अच्छा सुझाव है। सर यदि यदि आपको इस एरिया में यदि कुछ एक्सपर्टाइज है या फिर आपके जानकार कुछ लोग हैं जो रजिस्टर कर सकते हैं, तो और कोई यहाँ पर हमारे सीए फ्रेंड्स है या फिर ग्रुप में कोई भी सीए से रिलेटेड है जिनको भी इस विषय में जानकारी है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो सकता है सर। यदि कुछ किसान है जो आगे आना चाहते हैं इस एरिया में, तो मैं उनके साथ 101% हूँ सर। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो टेक्निकल डिटेल्स भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेनी होगी, हमको एक बेसिक आइडिया चाहिए होगा, जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो हेल्पफुल होगा सर। सर हमारे योगाहार में बहुत यानी योगाहार के माध्यम से पवन सर के प्रेरणा से 5 एफपीओ बनाने वाले आदमी भी हमारे पास में है। पवन सर से क्या यदि बात आप क्या बात। हाँ, एक ही आदमी ने 5 एफपीओ बना है, तो निश्चित रूप से उनको जानकारी के लिए आपका कांटेक्ट नंबर पवन सर के माध्यम से दिया जाएगा, वो पूरी जानकारी दे देंगे। चाहे तो एक दिन आ भी जाएंगे, मुन्नीलाल जी भी साथ में रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छा एफपीओ बन जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा और किसानों को जो जोड़ने की बात है उनके लिए भी भविष्य अच्छा बन जाएगा। धन्यवाद। जी हाँ सर। सर और एक चीज़ है इसमें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जानते हैं मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि मैं सैंडलवुड की मतलब खेती कर रहा हूँ। तो इस बारे में उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो किया है, बोलते हैं कि तुम हमारे लिए खेती करो, विल पे यू। वो पैसा देने रेडी है, बट मैंने अभी तक के उस बारे में सोचा नहीं है। यदि हमको फंडिंग की ज़रूरत होगी तो हम लोग इस टाइप से भी बात कर सकते हैं। जो एफपीओ आप बोल रहे हैं ना, वो कंपनी रजिस्टर्ड रहेगी, तो इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट फॉर देम एज वेल। तो वो भी एक अच्छा तरीका है सर। इन्वेस्टमेंट आने के लिए रेडी है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं, बट अभी तक के मैंने वो उस बारे में सोचा नहीं है। सर उस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि क्या है कि छोटे 4-5 एकड़ लैंड को प्रोटेक्शन करना बहुत कठिन है। मैं खुद जी किसान हाँ हूँ, सर। मेरे पास 20 एकड़ खेती है और बचपन से जी मैं सर। खेती को देख रहा हूँ। प्रोटेक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, और अगर ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं और 5-50-100 एकड़ अगर इकट्ठा लैंड लेते हैं और उसको अगर प्रोटेक्शन लेते हैं, तो फिर एक इंडस्ट्री जैसा चौकीदार 3 टाइम्स के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाओ, ये लगाओ, वो जो खर्चे है ना, वो बहुत वो बहुत कॉमन कम हो हो जाता जाएंगे, है सर। मिनिमाइज हो जाएंगे, और उसके इरिगेशन और बाकी फैसिलिटीज देना वो भी आसान हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को आप तैयार कीजिए, तो निश्चित रूप से अपन ऐसी कॉमन लैंड लेके योगाहार के मंच के माध्यम से क्यों न हो, एक ऐसा एक एग्रो फॉरेस्ट्री का ग्रुप बना सकते हैं और कॉमन लैंड बना सकते हैं। ये धन्यवाद। श्योर सर, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है, इस पे वर्क कर सकते हैं सर। सर जी, आदरणीय हरेंद्र सिंह जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, आपका स्वागत है। और मेरे एक फ्रेंड, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो धनबाद में है और वो ये चंदन के इसके बारे में कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं जरूर उनको जुड़ना चाहूँगा इस तरह का एफपीओ और इस तरह का उसमें भी। और अनुराग जी का भी मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि और भी बात हो पाए। श्योर सर, जो भी सर इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिलती है वो बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए डेफिनेटली
बहुत हेल्पफुल होगा। और सब लोग यदि ग्रुप में आ जाए तो डेफिनेटली नो डाउट विन विन है। मतलब मार्केटिंग में, सेल करने में, प्राइसिंग में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऑथराइज्ड एजेंसी है, कहाँ बिक रहा है, कौन सी कंपनी खरीद रही है। हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। जब सेल करेंगे तो अच्छा ये कंपनी इतने प्राइस पे दे रही है, ये कंपनी इतने प्राइस पे दे रही है, गवर्नमेंट इतने प्राइस पे दे रही है। तो वो रिसर्च में ग्रुप में रहे तो सर डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। जी बहुत बहुत साधुवाद। और आज जो है महत्वपूर्ण संवाद हुआ। अब मैं आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने कमेंट के साथ आज का आभार करने का कष्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीलाल जी भाई साहब। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, आपने बहुत सुंदर कल से आप लगातार और अपने सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त जो आपने नया मोर्चा संभाला है, निश्चित रूप से ये एक बड़ी सुंदर पहल है। और जो अपनी जो हॉबी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, ये अनुकरणीय है। और इससे लोगों को नई दिशा मिलेगी और लोग इस ओर आकर्षित होंगे। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा आज। कल्पना बहन जी का भी फोन आ रहा था सुबह, पर मैं रात को लेट कुछ काम में लग गया था तो लेट हो गया था, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। निश्चित रूप से ये हमारे भविष्य की फसल है। और जो ऐसी लैंड जहाँ पर हम दूसरी खेती नहीं कर सकते, वहाँ पर हम खेती कर पाएंगे। और आज योगाचार्य जी शायद दुर्गा भैया रहे होंगे, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा योग कराया होगा। मैं आप सभी का सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे सभी योगाहार से जुड़े हुए साथियों का अभिनंदन करता हूँ। और कल पुनः मिलेंगे नई ऊर्जा, नई ओज के साथ 5:30 बजे नए योग गुरु के साथ। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय श्री राम। जी ओम जय श्री राम। थैंक यू सर। एक एक जस्ट लास्ट लाइन सर। मेरी मामी जी है जो कल्पना खोटेले जी है, मेरी मामी है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि ऐसे मन से उन्होंने मेरे को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो हमको बहुत भी बहुत उनने जोड़ा है, धन्यवाद। और जी हमको भी उनने ही जोड़ा है। थैंक यू थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।